अनुपमा को भगवान ने दूसरी बेटी दी तो उनके अच्छे फ्यूचर के लिए अनुपमा का पति दुबई चला गया। कुछ ही महीने गुजरे तो सास ने अनुपमा की बच्चियों को बेच दिया और हर तरफ मशहूर कर दिया कि बच्चियां किसी ने उठा ली हैं। अनुपमा पागलों की तरह बच्चियों को सड़क पर तलाश करते करते पागल हो गई। सास ने बेटे को फ़ोन पर कह दिया कि तुम्हारी पत्नी अपने आशिक के साथ भाग गई है। 5 साल गुजर गए तो अनुपमा की सास ने बेटे की दूसरी शादी तय कर दी। वो बहू को घर ला रही थी कि अचानक गाड़ी से एक भिखारन टकराई। माधव का कलेजा फट गया क्योंकि गाड़ी के सामने तो माधव चुपचाप बरमाला हाथ में थामे खड़ा था। हर तरफ से बधाई का शोर उठ रहा था। कोई आवाज़ें लगा रहा था कि माधव बरमाला दुल्हन के गले में डाल दो। माधव ने एक निगाह अपने हाथ में पकड़ी बरमाला पर डाली और दूसरी निगाह अपनी माँ के खुशी से तमतमाते चेहरे पर डाली। ये जानते हुए भी कि माधव शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है, फिर भी उसकी माँ इस शादी से बहुत खुश थी। माधव तो किसी और ही दुनिया में गुम हो गया था। उसकी पहली शादी का दृश्य उसकी आंखों में घूम गया था और अनुपमा का हसीन चेहरा आंखों के सामने गुजरा तो दिल से एक ठंडी आह निकली थी। आज से 10 साल पहले का दृश्य उसे याद आने लगा, जब वो ऐसे ही दूल्हा बनकर अपनी माँ की पसंद की हुई लड़की को अपना हमसफ़र बनाकर घर ला रहा था। अनुपमा को पसंद तो माधव की माँ ने किया था, लेकिन अनुपमा पर नज़र पड़ते ही माधव अपना दिल अनुपमा पर हार बैठा था। वो थी ही इतनी प्यारी, कितना खूबसूरत समय था वो, मगर एक पल में ही उसकी ज़िंदगी उजड़ गई थी। अनुपमा के लिए इस पल माधव के दिल में बहुत ज़्यादा नफरत आने लगी थी। माधव के दिल में कुछ पलों के लिए ही सही, मगर अनुपमा के लिए मोहब्बत जागी थी, लेकिन मोहब्बत पर अब नफरत की धूल चढ़ने लगी थी। कितना चाहा था उसने अनुपमा को, उसकी मोहब्बत और चाहत में कहाँ कमी रह गई थी जो अनुपमा ने इतना बड़ा कदम उठाया था। उसकी इतनी मोहब्बत और वफा का उसने ये सिला दिया था। अनुपमा ने उसका दिल दुखाया था। उसकी पत्नी ने माधव को इतना बड़ा धोखा दिया था कि उसका औरत जात से विश्वास ही उठ गया था। एक बार फिर शोर उठा। पंडित जी भी बोले कि जल्दी करो, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। माधव फौरन होश में आ गया था। माधव के साथ खड़ी उसकी माँ ने माधव का बाजू हिलाया था। उस समय भी फैसला माधव की माँ का था और आज 10 साल बाद भी उसकी माँ की मर्जी के आगे वो मजबूर था। मेहमानों में अजीब सी सरगोशियाँ शुरू हो चुकी थीं। वो फौरन ही ख्यालों की दुनिया से बाहर निकला और दिल पर पत्थर रखकर बरमाला दुल्हन के गले में डाल दी। दुल्हन के साथ फेरे लेते हुए माधव के गले में कांटे से चुभने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसका एक एक कदम अंगारों पर पड़ रहा हो। शादी हो गई और फिर विदाई हुई। वो अपनी नई नवेली दुल्हन राधिका को अपने साथ गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले जाने लगा। वो दिल ही दिल में ये तय कर चुका था कि वो अपनी आने वाली ज़िंदगी में अतीत की कोई भी याद शामिल नहीं करेगा, मगर शायद तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। गाड़ी अभी रास्ते में ही थी कि अचानक एक भिखारन आकर माधव की गाड़ी से टकरा गई। ड्राइवर ने अगर समय रहते ब्रेक न लगाए होते तो न जाने क्या हो जाता। माधव और राधिका शीशे से बाहर का दृश्य देखने लगे। माधव का दिल बुरी तरह से धड़का था। माधव जल्दी से नीचे उतरा, उस भिखारन को डांटने लगा। माधव की आवाज़ सुनकर भिखारन ने झटके से माधव की तरफ देखा था। उसका चेहरा साफ हुआ। कुछ ही पल लगे थे उसे पहचानने में। माधव का चेहरा जर्द पड़ गया था क्योंकि वो तो उसकी नर्स जब दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली तो उसके हाथ में एक बच्चा था। उसने मुस्कुराते हुए बच्चा माधव की तरफ बढ़ा दिया था और बोली, बधाई हो, भगवान ने आपको एक प्यारी सी बेटी दी है। माधव ने मुस्कुराकर अपनी बच्ची को सीने से लगाकर चूम लिया था, मगर अगले ही पल दिल को कई अंदेशों ने घेर लिया था। अगर माँ को पता चला कि एक बार फिर से मेरे यहाँ बेटी हुई है तो न जाने उन पर क्या जुल्म तोड़ेंगी। उन्होंने तो अभी तक मेरी बड़ी बेटी सिया को भी स्वीकार नहीं किया था। इतना सोचना था कि माधव परेशान हो गया। अचानक ही 2 साल पहले का दृश्य उसे याद आने लगा, जब उसकी बड़ी बेटी सिया का जन्म होने वाला था। जब वो अपनी माँ और अनुपमा को लेकर अस्पताल आया था, उस दिन वो बहुत खुश था क्योंकि भगवान ने उसे और अनुपमा को चांद सी बेटी दी थी। उसने अपनी बेटी को गोद में लेकर उसके माथे को चूम लिया था। वो बिल्कुल अपनी माँ पर गई थी। उसका गाल चूमकर माधव ने उसका नाम सिया रख दिया था। नन्ही सी गुड़िया को देखकर माधव की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। उसने अपनी आंखें साफ की और साथ खड़ी माँ की तरफ अपनी बच्ची को बढ़ा दिया और खुशी से चहकते हुए बोला कि देखिए मम्मी, भगवान ने मुझे कितनी प्यारी बेटी दी है। कितनी प्यारी है ना, ये बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। बही आँखें, बही होंठ।
माधव की खुशी देखकर माधव की मां ना चाहते हुए भी आगे बढ़ी और अपनी पोती को दूर से ही देखकर बोली, हाँ बहुत सुंदर है, बिल्कुल अपनी माँ जैसी गोरी रंगत लेकर पैदा हुई है, अपने बाप पर बोझ बनने के लिए। माँ के शब्द माधव का दिल खट्टा कर चुके थे। उसने कहा, क्या हुआ माँ, आपको पोती से मिलकर खुशी नहीं हुई? इस सवाल पर उसकी मम्मी ने नजरें फेर लीं और बोली, खुशी तो है, मगर क्या था जो तुम्हारी पत्नी पहली औलाद बेटा पैदा करके दे देती, मेरा वारिस तो होता। इसका क्या है, ढेर सारा दहेज लेकर अपने घर चली जाएगी दूसरों की नस्ल बढ़ाने। ये बात माधव को अच्छी तो नहीं लगी थी, लेकिन माधव की माँ की सोच वही पुराने जमाने की थी कि बेटे के हो जाने से एक रौब सा बढ़ जाता है। माधव की माँ कहने लगी, अगर बेटा होता तो मेरी भी नाक खानदान में ऊंची हो जाती, अगर पहली औलाद बेटा हो जाता तो पूरे खानदान में हमारी बहा बहा हो जाती। माँ के शब्द माधव की खुशियों पर पानी फेर रहे थे। अभी तो उसकी बच्ची को दुनिया में आए 1 घंटा भी नहीं हुआ था और उन्हें उसके दहेज की फिक्र सताने लगी थी। मगर माधव ने समझदारी दिखाते हुए उनकी बात को नज़रअंदाज कर दिया और बोला, कोई बात नहीं माँ, मेरे लिए लड़का हो या लड़की सब बराबर हैं। भगवान ने अगर बेटी की खुशी दी है तो वो बेटे की भी खुशी देगा। माधव के जवाब पर माधव की माँ ने मुश्किल से मुस्कुराते हुए अपनी पोती को सीने से लगा लिया था और उसे ऐसे प्यार करने लगी जैसे कि वो कोई अछूत हो। चेहरे से नागवारी साफ झलक रही थी। पोती से मोहब्बत सिर्फ बेटे को देखकर जताई जा रही थी। अनुपमा से माधव की शादी माधव की माँ की मर्जी से हुई थी और माधव ने अपनी माँ की पसंद पर खुशी खुशी अपना सर झुका दिया था। दूसरी बार जब अनुपमा उम्मीद से हुई तो माधव की माँ ने बस एक ही रट लगा रखी थी कि बस मुझे तो बेटा ही चाहिए जो मेरे माधव की नस्ल को आगे बढ़ाए। माधव का संबंध ऐसे खानदान से था जहां आज भी बेटियों से ज़्यादा बेटों को अहमियत दी जाती थी। माधव को अपनी माँ की सोच पर बहुत दुख हुआ था और आज भगवान ने माधव को दूसरी भी बेटी ही दी थी। माधव बेटी को पकड़े कितना खुश हो गया था, लेकिन उसकी माँ की बातों ने उसकी खुशियों पर पानी फेर दिया था। माधव ने अपने दिल को समझाया और फिर अनुपमा के पास कमरे में चला गया। अनुपमा होश में आ चुकी थी। माधव उसे देखकर मुस्कुराया, मगर अनुपमा के चेहरे पर एक डर सा छाया हुआ था। उसे बार बार अपनी सास की दी हुई धमकी याद आ रही थी। जब से वो दूसरी बार उम्मीद से हुई थी, उसकी सास उसे आए रोज धमकाती रहती थीं कि अगर इस बार मुझे बेटा पैदा करके न दिया तो तुम्हें और तुम्हारी बच्चियों को घर से निकाल दूंगी या फिर माधव की दूसरी शादी करवा दूंगी। वो माधव को कुछ भी बताना नहीं चाहती थी क्योंकि सास ने सख्ती से मना कर रखा था कि माधव को कुछ मत बताना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। डरते डरते वो अपनी बेटी को लेकर माधव के साथ अपने घर पहुंची थी। सास आंगन में पलके बिछाए बैठी पोते के आने का इंतजार कर रही थी। माधव बेटी को गोद में उठाकर अंदर दाखिल हुआ तो मुस्कुराकर अपनी माँ को बच्ची थमाते हुए बोला, बधाई हो मम्मी जी, आप एक बार फिर से पोती की दादी बन गई हैं। ये सुनकर माधव की माँ एक झटके से उठ खड़ी हुई। उनके हाथ से अगर माधव बच्ची को ना पकड़ लेता तो शायद बच्ची जमीन पर गिर गई होती। अनुपमा और माधव का दिल एक पल के लिए कांप गया था। माधव की माँ अविश्वास से बोली, क्या कहा तूने माधव, ये बेटा है या बेटी, जरा दोबारा तो बता। माधव हड़बड़ा कर बोला कि मम्मी जी, आपकी बहू ने बेटी को जन्म दिया है। इतना सुनना था कि माधव की माँ सदमे से वापस सोफे पर गिर गई। उन्होंने तो अपनी पोती को एक बार देखना भी गवारा नहीं किया। कहने लगी, फिर से बेटी, मुझे तो लगता है माधव कि मैं बिना अपने वारिस का मुंह देखे ही दुनिया से चली जाऊंगी। उन्होंने रोना धोना मचा दिया था। माधव तो उनका शोर सुनकर परेशान हो गया। बेटी अपनी गोद से अनुपमा की गोद में दे दी। अनुपमा डरी सहमी सी खड़ी हुई थी, जैसे उसे कितना बड़ा जुर्म हो गया हो। इससे पहले कि माधव अपनी माँ से कुछ कहता, उससे पहले ही वो अपने आप को संभालती हुई न जाने क्या बड़बड़ाती अपने कमरे में चली गईं। माधव ने अपनी माँ को समझाना चाहा तो वो उल्टा उसे ही समझाने बैठ गईं कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो तुम्हारे लिए इस लड़की को चुन लिया। ये तो बस बेटियां ही पैदा कर सकती है। अच्छा खासा इसका रिश्ता इसके आशिक के साथ हो रहा था, मगर मैंने ही उसे यहाँ तुम्हारे साथ ब्याह दिया। माधव की माँ पागलों जैसी बातें कर रही थी। माधव आंखें फाड़े अपनी माँ के शब्दों को सुन रहा था। अनुपमा जैसी भी थी उसकी पत्नी थी और 2 बच्चियों की माँ भी थी। उसके अतीत में कौन था कौन नहीं इससे उसे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि अनुपमा ने शादी के बाद पत्नी होने के नाते सारे हक पूरे किए थे और माधव से बहुत ही मोहब्बत भी करती थी, उसका बहुत ख्याल रखती थी। अनुपमा रोते हुए माधव के पास आई और कहने लगी, माधव मेरा विश्वास करें, मेरी ज़िंदगी में आपके अलावा न पहले कोई था न ही आपके बाद कोई और हो सकता है। मम्मी जी से कहें मुझ पर इतना घटिया इल्ज़ाम न लगाएं।
माधव ने अनुपमा से कहा कि मैं कभी भी तुम पर शक नहीं कर सकता। फिर अपनी माँ से कहा कि माँ, अनुपमा मेरी पत्नी है और मैं उसे अच्छे से पहचानता हूँ। उसने आज तक मुझे धोखा नहीं दिया, मुझे बहुत प्यार करती है और अपनी बच्चियों का भी बहुत ध्यान रखती है। उसने अनुपमा को भी विश्वास दिलाया कि जब तक मैं जिंदा रहूँगा तुम्हें और अपनी बच्चियों पर आँच नहीं आने दूंगा। कुछ दिन तक माधव की मां नाराज रही, मगर शायद बेटे की बातों से उनका दिल मोम हो गया था। उन्होंने अपना व्यवहार अपनी बहू और पोतियों के प्रति कुछ बेहतर कर लिया था। घर का माहौल एक बार फिर से खुशगवार हो चुका था। यहाँ रहकर गुजारा करना मुश्किल हो रहा था। जैसे जैसे बच्चियाँ बड़ी हो रही थीं, उनके खर्चे भी बढ़ रहे थे। एक छोटे से स्टोर की कमाई से वो अपनी बच्चियों को अच्छा फ्यूचर नहीं दे सकता था। इसलिए माधव ने दुबई जाने का फैसला कर लिया। जब उसने अपने फैसले से अपनी माँ को आगाह किया तो पहले तो माँ ने उसे जाने से मना कर दिया, फिर न जाने क्या सोच कर वो मान गईं। 1 महीने के अंदर अंदर माधव ने तमाम कागजी कार्रवाई पूरी की और फिर माँ और अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर दुबई चला गया। जाने से पहले उसने अपनी बच्चियों को ढेर सारा प्यार किया था और उनसे कहा था कि मम्मी को तंग मत करना, मैं जल्दी ही वापस आऊँगा और तुम्हारे लिए ढेर सारा सामान लेकर आऊँगा। उसने अनुपमा को भी कहा कि बच्चियों का ख्याल रखना, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। न जाने क्यों माधव के दिल में अजीब से वसवसे आ रहे थे, जैसे कि वो दोबारा अपनी बच्चियों को नहीं देख पाएगा। खैर, सबसे मिलकर वो दुबई के लिए रवाना हो गया। अनुपमा, 4 साल की सिया और 2 साल की रिया माधव के जाने के बाद दुखी बैठे थे कि सास ने आंखें चढ़ाते हुए उन्हें झड़क दिया। अब बेटा नहीं था, इसलिए वो अपनी पोतियों और अनुपमा के साथ दिखावे का व्यवहार नहीं कर सकती थीं। बेटे के जाते ही उन्होंने बहू पर जुल्म ढाना शुरू कर दिए। छोटी रिया अगर रोने लगती तो सास बगैर तरस खाए उस नन्ही सी जान को थप्पड़ मार कर चुप करवा देती। उनके जुल्मों की कोई हद नहीं थी। अगर अनुपमा किसी काम में बिजी होती तो वो अपनी पोतियों के मुंह पर मिर्च लगाकर उन्हें तड़पता हुआ छोड़ देती थी। उन्हें पोतियों को तड़पता देख कर न जाने क्यों अजीब सा सुकून मिला करता था। उनका कहना था कि तुम दोनों मेरे पोते को खा गई हो। अगर तुम दोनों इस दुनिया में न आती तो शायद आज मेरा वारिस यहाँ मेरे साथ मौजूद होता। तुमने मेरे पोते की जगह ली है। वो शायद धीरे धीरे दिमागी मरीजा बनती जा रही थीं। बेचारी बच्चियां दादी का जुल्म माँ को भी नहीं बता पाती थीं, क्योंकि वो बहुत छोटी थीं। बड़ी सिया 4 साल की और छोटी रिया 2 साल की थी। माधव जब भी कॉल करता तो माधव की माँ खुद ही बात किया करती थी। अगर माधव अनुपमा से बात करने को कहता तो माधव की माँ ये कहकर टाल देती कि वो तो अपने मायके गई है। कभी कहती कि नहाने गई है और कभी कभी जब बात करवाती तो सर पर ही सवार रहती थी। माधव को गए कुछ महीने गुजर चुके थे। एक दिन माधव की माँ ने अनुपमा से कहा कि आज मेरे लिए खीर बनाओ, मैं तब तक बच्चियों के साथ तुम्हारी माँ के घर से होकर आती हूँ। बच्चियाँ नानी के घर जाएंगी तो खुश हो जाएंगी। अनुपमा ने जब अपनी सास का बदला हुआ अंदाज देखा तो खुशी से चहक उठी। उसने बच्चियों को तैयार किया और अपनी सास के साथ रवाना कर दिया। अनुपमा खुशी खुशी खीर बनाकर फिरी हुई थी कि गली से एक शोर उठा था। उसका दिल कांप गया था। ये तो उसके सास के रोने की और चिल्लाने की आवाज़ें थीं। अनुपमा एक पल की भी देरी किए बगैर बाहर की तरफ भागी थी। गली में अनुपमा की सास दहाड़े मार मार कर रो रही थी। उनका हुलिया बिखरा हुआ था। मगर अनुपमा को धक्का तो तब लगा जब उसने देखा कि सास के साथ ना तो सिया थी और ना ही रिया। अनुपमा के होश उड़ चुके थे। वो चीखते हुए अपनी सास की तरफ बढ़ी और पूछने लगी कि मेरी बेटियां कहाँ हैं? मैंने उन्हें आपके साथ भेजा था। अनुपमा के सवाल पर अनुपमा की सास अनुपमा के गले लग गई और रोते हुए बोली कि अनुपमा, तुम्हारी बच्चियों को कोई उठाकर ले गया है। मैंने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की। ये देखो, मेरे हाथ और एड़ियाँ छिल गई हैं। वो लोग मुझे धक्का देकर दोनों बच्चियों को छीनकर गाड़ी में बैठा कर ले गए। सास के शब्द अनुपमा पर पहाड़ बनकर टूटे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ बोलने की स्थिति में ही नहीं है। पागलों की तरह नहीं में सिर हिलाते हुए कहने लगी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप जरूर मेरे साथ मजाक कर रही हैं। उन्हें मेरे माँ के घर ही छोड़ आई होंगी। ऐसे कैसे कोई भी आकर मेरी बच्चियों को छीन कर ले जाएगा? मेरी बच्चियों ने भला किसी का क्या बिगाड़ा है? पूरी गली में एक शोर मच गया था। मगर अनुपमा की सास रोते हुए अनुपमा को विश्वास दिलाने लगी कि 2 लोग गाड़ी पर थे। जैसे ही गाड़ी उनके पास से गुजरी तो गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला और बच्चियों को गाड़ी में बिठाकर ले गए। मैंने छुड़वाना चाहा तो मुझे धक्का दे दिया। मेरे हाथों से बच्चियों को जबरदस्ती छीन लिया और भाग गए। अनुपमा होश खो बैठी थी। उसने एक पल की देरी किए बगैर उधर ही भागना शुरू कर दिया जिस तरफ अनुपमा की सास ने बताया था कि इधर से ही वो लोग बच्चियों को लेकर गए हैं। अनुपमा की सास वापस घर आ चुकी थी। उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट फैली हुई थी।
कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि वो कितना बड़ा खेल खेल चुकी थी। दूसरी तरफ अनुपमा यूं ही नंगे पैर गलियों में भाग भाग कर अपनी बच्चियों को आवाज़ें दे रही थी। कभी सिया को आवाज़ देती तो कभी रिया को पुकारती, मगर वो यहाँ होती तो उसे जवाब देती। सड़क से गुजरने वाले राहगीर को रोक रोक कर अपनी बच्चियों के हुलिये बताती और उनके बारे में पूछती कि किसी ने उन्हें देखा तो नहीं है। अनुपमा एकदम से बावली सी हो गई थी। अनुपमा की सास ने अपनी आवाज़ को थोड़ा गमगीन बनाया और अपने बेटे को फ़ोन करने लगी कि अनुपमा बच्चियों को लेकर अपनी माँ के घर गई थी। न जाने मेरी पोतियों को कहाँ छोड़ कर आ गई है और अब खुद ही वापस आ गई है और कह रही है कि बच्चियों को कोई उठा कर ले गया है। अब मैं बुढ़िया कहाँ कहाँ जाकर किस किस दर की खाक छान कर तुम्हारी बच्चियों को ढूंढती फिरूंगी। अपनी माँ के शब्द सुनकर माधव की आत्मा कांप उठी थी। उसकी एक जोरदार चीख निकल गई थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी बच्चियां उसे बिछड़ गई हैं। इतनी दूर बैठकर ये खबर सुनते ही उसका सर चकरा गया था। वो तड़प उठा था, न जाने उसकी बेटियां किस हाल में होंगी। वो रोते हुए अपनी माँ को कह रहा था कि माँ अपनी पूरी कोशिश करो और मेरी बच्चियों को ढूंढ निकालो, मैं भी यहाँ से आने की कोशिश करता हूँ। माधव की माँ ने सुकून से मुस्कुराते हुए फ़ोन कट कर दिया था। 3-4 दिन गुजर गए थे। माधव को छुट्टी नहीं मिल रही थी। फ़ोन करके उसने अपनी माँ को अपनी मजबूरी बताई कि मुझे छुट्टी नहीं मिल सकती, मेरा पासपोर्ट भी मेरे ऑनर के पास है। मैं वहाँ अपने बॉस की मिन्नतें करता रह गया, लेकिन मेरा पासपोर्ट वापस नहीं मिला क्योंकि उसने 2 साल का एग्रीमेंट लिया हुआ था। वहीं दूसरी तरफ वो इस बात से अनजान था कि बच्चियां अगवा नहीं हुई, बल्कि उसकी माँ ने तो 2 बेऔलाद पति पत्नी से लाखों रुपये लेकर उन्हें बेच दिया था। अनुपमा सड़कों पर मारी मारी फिर रही थी। उसे अब कुछ भी होश नहीं था। हर किसी से अपनी बच्चियों के बारे में पूछ रही थी। उसे क्या मालूम था ये सारा खेल उसकी सास ने खेला हुआ है। जब बच्चियां 2-3 दिन तक ना मिलीं तो एक रात अनुपमा इतना चीख चीख कर रोई कि बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वो एक सड़क किनारे पड़ी हुई थी। किसी ने उसे उठाने की कोशिश नहीं की थी। उसका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका था। वो हर गुजरती गाड़ी को रोक रोक कर गाड़ी वाले का गिरेबान पकड़कर उसे मारना शुरू कर देती। कहती थी, कहाँ है मेरी बच्चियाँ, मुझे मेरी बेटियाँ वापस कर दो। लोग उसे पागल कह कहकर पत्थर मारने लगते थे। कभी उसके सर से खून बहने लगता, कभी उसके हाथ जख्मी हो जाते। अनुपमा को घर से गए हुए 2 हफ्ते गुजर चुके थे। जब से बच्चियां गायब हुई थीं वो भी घर नहीं लौटी थी। माधव अलग सूली पर लटका हुआ था। रह रहकर उसे अपनी बच्चियों का ख्याल आता था। तभी एक दिन उसकी माँ ने फ़ोन पर उसे ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनने के बाद उसकी रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई थी। वो फूट फूट कर रोने लगा था। जब माँ ने बहुत ही गुस्से भरे शब्दों में फ़ोन पर माधव से कहा था कि अनुपमा अपने आशिक के साथ भाग गई है, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं जल्दबाजी में तुम्हारे लिए गलत लड़की को ले आई। काश मैं अनुपमा की जगह किसी और लड़की से तुम्हारी शादी कर देती तो आज ये सब कुछ नहीं होता। माधव बेबसी से अपने बाल नोच रहा था और रो रहा था। वो अपनी माँ के एक एक शब्द पर आंखें बंद करके विश्वास कर बैठा था। कई दिन तक वो सदमे की हालत में रहा। उसे काम से छुट्टी भी नहीं मिल पा रही थी। जो वो एक बार इंडिया आ जाता। कई महीने वो सदमे की हालत में अस्पताल में पड़ा रहा। काश ये सब करने से पहले माधव की माँ एक बार सोच लेती कि उसकी बहू और पोती की ज़िंदगी ही नहीं बल्कि उनके बेटे की ज़िंदगी पर भी बहुत बड़ा असर होगा। माधव की तो कुल कायनात ही उसकी बेटियाँ और अनुपमा थी। कुछ समय और गुजरा और सब कुछ धीरे धीरे रूटीन पर आने लगा था। माधव काफ़ी हद तक खुद को संभाल चुका था, लेकिन अब उसका इंडिया आने को दिल नहीं करता था। 2 साल के बजाय अब वो 5 साल बाद दुबई से वापस इंडिया आया था। जब घर में दाखिल हुआ तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे सबसे पहले अनुपमा याद आई थी और फिर अपनी फूल सी बच्चियाँ, जो न जाने इन 5 सालों में जिंदा भी थीं या नहीं। माधव के आते ही जो थोड़ा बहुत अनुपमा के लिए दिल में जगह बनी थी, माँ ने भी वो भी ख़त्म कर दी। उन्होंने आखिर हद तक बेटे को विश्वास दिला दिया कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए एक गलत चुनाव थी। अब अपनी ज़िंदगी उस मनहूस और बदकिरदार के लिए बर्बाद मत करो, बल्कि नए सिरे से ज़िंदगी की शुरुआत करो। आज से पहले भी माधव अपनी माँ की ही बातें मानता आया था। उन्हें इनकार तो नहीं किया, लेकिन दिल इस शादी पर राजी नहीं था। मगर माँ की जिद के आगे वो मान ही गया। माँ जैसी भी थी, माँ थी। पुरानी सोच रखने वाली औरत ये समझ रही थी कि अब दूसरी पत्नी से जरूर माधव को बेटा होगा। कुछ ही दिनों में उन्होंने रिश्ते की बात आगे बढ़ाई और फिर 1 हफ्ते के अंदर अंदर माधव की दूसरी शादी राधिका से तय कर दी। माधव किसी कठपुतली की तरह अपनी माँ की सारी बातें मान रहा था। जब भी उसे अकेले में मौका मिलता तो वो अपनी बच्चियों की तस्वीर देखकर बेआवाज़ रोता रहता। अनुपमा से तो उसे सख्त नफरत हो चुकी थी। आज भी थाने में गुमशुदा बच्चियों की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
मगर वो 5 सालों में किसी को नहीं मिली थीं। शादी का दिन आया तो माधव की माँ कुछ खास मेहमानों को साथ लेकर अपनी बहू को विदा कराने पहुंच गई थीं और शादी होते समय कुछ ही पलों में माधव के दिमाग में अनुपमा के साथ गुजरा एक एक पल आ गया था। उसका गला तक कड़वा होने लगा था, उसके आंसू गले में ही उतर रहे थे। उसने मुश्किल तमाम राधिका से शादी की थी, बस एक बेबसी नज़र अपनी माँ पर जरूर डाली थी, जो अपने बेटे की हंसती बसती जिंदगी उजाड़ कर जश्न मना रही थीं। माधव के दिल में एक पल के लिए अनुपमा की तस्वीर जरूर उभर कर आई थी, जब वो अपनी दोनों बेटियों को पहली बार गोद में उठाकर घल्ला रहा था। ये दृश्य भी उसे खून के आंसू रुला रहा था, मगर उसने अगले ही पल सर को झटक कर आने वाले हालातों के लिए खुद को तैयार कर लिया। उसने एक नज़र अपनी नई पत्नी पर डाली, जिसके साथ अब उसे जिंदगी की नई शुरुआत करनी थी। विदाई का समय हुआ तो माधव की माँ अपनी नई बहू और बेटे को लेकर घर की तरफ जाने लगी, तो रास्ते में ही गाड़ी से एक भिखारन टकराते टकराते बची। जब माधव ने उसे देखा तो होश खो बैठा। वो तो अनुपमा थी, जो पागल हो चुकी थी। अब भी वो माधव का गिरेबान पकड़कर अपनी बच्चियों के बारे में ही पूछ रही थी कि मेरी बच्चियों को क्यों उठाकर ले गए हो, बताओ मेरी बच्चियां कहाँ हैं। ये कुछ लाइन जो अनुपमा को रट गई थीं। हर गाड़ी वाले से वो यही पूछा करती थी। माधव की माँ अनुपमा को देखकर बौखला गई थी। माधव अनुपमा की हालत देखकर रोने लगा। उसने जल्दी से अनुपमा को गाड़ी में डाला और उसे अस्पताल ले गया। वहां पर उसने अनुपमा का इलाज करवाया। राधिका को जब सारे मामले के बारे में पता चला तो उसने खुद ही मंगलसूत्र उतार कर माधव के हाथ पर रख दिया। कहने लगी कि इस पर सिर्फ अनुपमा का हक है, और मैं तो वैसे भी शादी के लिए दिल से राजी नहीं थी। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। तुम अपनी पत्नी अनुपमा के साथ खुश रहो। कुछ ही दिनों में तलाक के पेपर बनवाकर माधव ने राधिका को तलाक दे दी। जिस तरह अनुपमा पागलों की तरह अपनी बच्चियों के बारे में पूछ रही थी, उसे विश्वास हो गया था कि अब तक अनुपमा पर क्या बीत चुकी है। उसने अपनी माँ से सच्चाई पूछी। पहले तो माधव की माँ कुछ नहीं बता रही थी, लेकिन फिर माधव ने कहा कि अगर आपने सच्चाई नहीं बताई तो मैं अभी इसी वक्त आपको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मजबूरन माधव की माँ को सच्चाई बतानी पड़ी। अनुपमा को ठीक करवाने के लिए माधव ने अपनी पूरी जान लगा दी। धीरे धीरे अनुपमा की हालत सुधरने लगी थी। अब वो माधव को पहचानने लगी थी, और जिस दिन उसने पूरी तरह माधव को पहचाना, वो तड़प कर माधव के गले लग गई थी। वो रो रो कर बताने लगी कि माधव, हमारी बच्चियां कहीं खो गई हैं। प्लीज़ मेरी बच्चियों को कहीं से ढूंढ कर ले आओ, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। माधव ने अनुपमा को गले से लगाकर उसे तसल्ली दी कि मैं अपनी बच्चियों को जल्द ही ढूंढ लूँगा। वो अपनी माँ से बार बार पूछ रहा था कि बच्चियाँ कहाँ हैं, लेकिन माधव की माँ भी इस बार ढीठ बन गई थी। वो बच्चियों के बारे में नहीं बता रही थी। और फिर भगवान का कहर माधव की माँ पर टूट पड़ा, जब एक दिन माधव की माँ की तबीयत खराब हो गई। चेकअप करवाने के बाद पता चला कि माधव की माँ को कैंसर हो चुका है, जो कि आखिरी स्टेज पर है। जब माधव की माँ की ज़िंदगी के कुछ ही दिन बचे थे और जब माधव की माँ को विश्वास हो गया कि वो अब नहीं बचेगी, तो उसने रोते हुए सारी हकीकत बता दी थी। उसने बता दिया कि मैंने बच्चियाँ किसको दी हैं। माधव की माँ ने अनुपमा और माधव से माफ़ी मांगी। माधव अपनी बेटियों को वापस ले आया। अनुपमा दीवानों की तरह अपनी बच्चियों को चूम रही थी। माधव को अपनी माँ की इन हरकतों पर बहुत अफसोस था, लेकिन फिर भी उसने अपनी माँ के आखिरी दिनों में उनकी खूब सेवा की थी, लेकिन अपनी माँ को माफ़ नहीं कर सका था। माधव और अनुपमा अब अपनी बच्चियों के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या माधव को माँ के मरने से पहले उन्हें माफ़ कर देना चाहिए था या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी, अपनी राय ज़रूर बताना। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक करना। रोज़ नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।